हेलो। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा फैक्टरिंग एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिसीवेबल मैनेजमेंट के साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जुड़ा रहता है फैक्टरिंग का, क्योंकि जो रिसीवेबल मैनेजमेंट है दैट इज रिलेटेड टू क्रेडिट फैसिलिटीज़ अलाउड टू कस्टमर्स की कस्टमर्स को हम क्रेडिट फैसिलिटीज़ देते हैं। उसकी वजह से क्या है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं अगर वो टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो हमारे बैड डेट्स का रिस्क बढ़ जाता है। तो जो रिसीवेबल्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए बेसिकली दो चीज़ें आती हैं हमारी। एक तो उन रिसीवेबल्स को फाइनेंस कैसे करना है, और दूसरी बात कि उनसे जो है वो कलेक्शन कैसे करनी है। और अगर जो है वो कलेक्शन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ कस्टमर्स डिफॉल्टिंग कस्टमर्स हैं, पेमेंट्स में डिले कर रहे हैं, तो उससे हमारा रिस्क बढ़ जाता है। बट फैक्टरिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे जो है हमारी ये प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं और हम जो है वो अपने रिसीवेबल्स को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और अगर हम अपने रिसीवेबल्स को मैनेज कर सकते हैं दैट मीन्स कि अपने कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटी देकर जो है हम अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे फैक्टरिंग के बारे में। तो फैक्टरिंग के बारे में क्या है कि इसमें एक फैक्टरिंग जो है बना है वर्ड फैक्टर से। और वो फैक्टर क्या चीज़ होती है? ए फैक्टर इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कि ये हमें ध्यान रखना है कि जो फैक्टर है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और उसका काम क्या है कि विच ऑफर्ड सर्विसेज रिलेटिंग टू मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग ऑफ डेट्स अराइजिंग आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो उसका काम है कि उसने जो है वो सर्विसेज देनी है अपने क्लाइंट्स को कि मैनेजमेंट और फाइनेंसिंग ऑफ डेट्स अराइजिंग आउट ऑफ क्रेडिट सेल, की जो क्रेडिट सेल की वजह से जो उसके क्रेडिट्स अराइज हो रहे हैं, डेटर्स अराइज हो रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट और फाइनेंसिंग कैसे करनी है। फैक्टर रेंडर्स सर्विसेज वेरिंग फ्रॉम बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज। की जो फैक्टर्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किस तरह की फैसिलिटीज अपने कस्टमर्स को देते हैं? बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज, कि आपका जो है वो बिल रिसीवेबल है उसको अपने बैंक के थ्रू, उस फैक्टर के थ्रू डिस्काउंट करवा सकते हैं। ऑफर्ड बाय कमर्शियल बैंक्स टू अकाउंट रिसीवेबल्स। क्रेडिट कंट्रोल, कितना अमाउंट का क्रेडिट आप उनको दे सकते हैं, मैक्सिमम कितनी लिमिट रहेगी। प्रोटेक्शन फ्रॉम बैड डेट्स, कि बैड डेट्स ना हो, उससे हम बच सकते हैं। प्रोविजन ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का प्रोविजन रहता है। रीज़न क्या है फाइनेंस प्रोविजन का? कि आपने जो बिल रिसीवेबल्स हैं उनकी आप जो है वो डिस्काउंटिंग करवा सकते हैं, या उसके साथ एक लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म भी हम डेवलप कर सकते हैं। उसके बारे में अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। एंड रेंडरिंग ऑफ एडवाइजरी सर्विसेज टू द क्लाइंट्स, की साथ साथ जो है ये तो फैसिलिटी देनी ही है कि उनके डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज उनको देनी है, क्रेडिट कंट्रोल या बैड डेट से उनको प्रोटेक्शन देनी है। बट साथ साथ जो हमको अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको एडवाइजरी सर्विसेज की किसको दिया जाए, कितना टाइम का दिया जाए, उनके लिए क्या कलेक्शन एफर्ट्स करने हैं, वो भी एडवाइस जो है ये फैक्टर अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें जो इसका मैकेनिज्म है वो इसको हम इस ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। तो ये एक फैक्टर है, एक सेलिंग फर्म है और एक कस्टमर्स हैं। तो ये तीन मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आ गए इसमें, कि एक फैक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेलिंग फर्म जिसने जो है वो सेल करनी है, क्रेडिट में सेल करनी है, और ये कस्टमर्स जो उधार में सामान खरीद रहे हैं। तो सबसे पहली क्या बात है कि इन दोनों के बीच में फैक्टर और सेलिंग फर्म के बीच में जो है एक एग्रीमेंट हो जाता है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड रहेंगी कि क्या क्या सर्विसेज जो है वो फैक्टर सेलिंग फर्म को प्रोवाइड करेगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, कितने टाइम के बाद या किस तरह से जो है उसको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी जो है वो बिल्स की डिस्काउंटिंग कैसे होगी, पेमेंट जो है वो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी होगी या स्टार्टिंग में कुछ एडवांस पे किया जाएगा। तो वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन उस एग्रीमेंट में लिख ली जाती हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जब फैक्टर और सेलिंग फर्म के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है तो सेकंड जो ये स्टेप्स नंबर लिखे हैं, स्टेप नंबर 1 2 3 4 5। तो पहला एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट होने के बाद क्या है कि सेलिंग फर्म जो है वो गुड्स सेल करेगी कस्टमर्स को। उसके बाद क्या है कि साथ ही जो है वो सेलिंग फर्म एक इनवॉइस की कॉपी फैक्टर को भेज देगी। अब फैक्टर को भेज दी जाएगी तो उसके बाद क्या होता है कि अगर उसमें जो है वो एडवांस फाइनेंसिंग का ऑप्शन है, तो एडवांस फैक्टरिंग है, एडवांस फाइनेंसिंग का ऑप्शन है, तो जैसे ही वो इनवॉइस की कॉपी आएगी तो उसमें से कुछ सर्टेन परसेंटेज जो है वो एज एन एडवांस जो है वो सेलिंग फर्म को दे दिया जाएगा, कि जो भी उसका 60% 70% जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली फैक्टर जो है वो कुछ एडवांस पेमेंट सेलिंग फर्म को कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनवॉइस, की जो जितने का क्रेडिट सामान उसने बेचा है उस क्रेडिट इनवॉइस के बेसिस पर 60-70% जो है वो जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट कर दी जाएगी। अब पेमेंट करने के बाद क्या है कि उसके बाद हो सकता है कि उसको 2 महीने का क्रेडिट हो, 1 महीने का क्रेडिट हो। तो अब 1 महीने के बाद, मान लो 1 महीने का क्रेडिट है, तो 1 महीने के बाद क्या है कि कस्टमर से वो अमाउंट ड्यू जाती है। तो ड्यू होने के बाद हो सकता है कि कस्टमर जो है वो पेमेंट करेगा। तो कस्टमर किसको करेगा? डायरेक्टली फैक्टर को करेगा। तो जब वो सेलिंग
फर्म जो है इसको इनवॉइस भेजती है तो उसमें साथ ही लिखा होता है कि आपने जो पेमेंट है वो इस फैक्टर को करनी है। तो आफ्टर ड्यू डेट जो है वो या बिफोर ड्यू डेट जैसे भी उसकी कस्टमर की वो है, अपनी पेमेंट जो है वो फैक्टर को कर देगा। अब पेमेंट जो है फैक्टर के पास आ जाती है फाइनल पेमेंट, तो फाइनल पेमेंट आने के बाद क्या है कि ये फाइनल पेमेंट आने के बाद जो है ये फैक्टर अपनी जो भी इसकी कमीशन है, फीस है, चार्जेस हैं, वो कमीशन, फीस और चार्जेस डिडक्ट करने के बाद फाइनल जो पेमेंट है वो सेलिंग फर्म को कर देता है। अगर एडवांस पेमेंट के बारे में कोई उनका नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि ये वाला स्टेप स्किप हो जाएगा। तो जैसे ही फाइनल पेमेंट इससे आएगी उसके बाद जो है वो फाइनल पेमेंट सेलिंग फर्म को दे दी जाती है। तो इससे एक मैकेनिज्म हमारा बन जाता है और बार बार जो है वो बिल डिस्काउंटिंग के लिए जो है वो उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास नहीं जाना पड़ता और हमें जो है वो सिर्फ एक एग्रीमेंट हमने कर लिया और उसी एग्रीमेंट के बेसिस पर जो भी जितनी भी इस सेलिंग फर्म की क्रेडिट सेल्स हैं सारी की सारी जो है वो फाइनेंस हो जाती हैं इस फैक्टर के थ्रू और हमारा जो है वो एक रूटीन बन जाता है जिससे हमारी क्रेडिट सेल को हम आसानी से फाइनेंस कर सकते हैं। और अगर हम एडवांस फैक्टरिंग वाले ऑप्शन को यूज़ कर लेते हैं तो जैसे ही क्रेडिट सेल की जाती है तो उसमें से कुछ सर्टेन परसेंटेज जो है वो हमारे पास एज एन एडवांस आ जाती है और उससे क्या है कि हमारे जो है वो फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और दूसरी तरफ ये जो फैक्टर्स हैं दे आर प्रोफेशनल्स, तो इनके प्रोफेशनल होने की वजह से क्या है कि हमारे बैड डेट्स के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ भी देते हैं जिससे जो है कस्टमर से आसानी से पेमेंट्स जो है वो रिसीव की जा सकती हैं और हमारा बैड डेट्स का जो है रिस्क भी कम हो जाता है। तो इस तरह से ये फैक्टरिंग काम करती है। फैक्टर मीन्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपको ये फैक्टरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। देन एक जो फैक्टर है उसके क्या क्या फंक्शंस रहते हैं। तो पहला तो बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़ कि आपका जो बिल्स हैं चाहे वो बिल रिसीवेबल्स हैं तो उनको डिस्काउंट करने का काम कर देते हैं वो आपके लिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रेडिट सेल्स की प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट क्रेडिट सेल्स की जो आपने उधार में जो भी आपको मैकेनिज्म दिखाया है तो उसमें जो आपकी क्रेडिट सेल्स हैं उधार वाली सेल्स हैं उसकी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो जाती है, प्रॉपर कंट्रोल हो जाता है, प्रॉपर बिलिंग का रिकॉर्ड हो जाते हैं, कितनी पेमेंट आई है, किस कस्टमर से आई है, कब उसको सेल की गई थी। तो प्रॉपर एक क्रेडिट सेल्स का रिकॉर्ड जो है वहाँ पर मेंटेन रहता है। उसके लिए प्रॉपर सेल्स लेजर जो है वो मेंटेन करने का काम करता है फैक्टर कि आपने कब कब किस किस को कितनी कितनी क्रेडिट सेल की थी, उस कस्टमर से कितनी कितनी पेमेंट्स रिसीव हो गई हैं, कितना कितना बैलेंस है, वो प्रॉपर जो है वो एक सेल्स लेजर जो है वो फैक्टर का मेंटेन रहता है वहाँ पे। देन कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स, जैसे मैंने बताया कि जो उधार में सेल की जाती है तो फिर जब उसकी मैच्योरिटी हो जाती है तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी और ऑन द ड्यू डेट जो है वो कस्टमर्स जो है वो डायरेक्टली उस फैक्टर को पे करते हैं। तो जो अकाउंट रिसीवेबल से जो कलेक्शन का काम है वो भी फैक्टर्स करते हैं, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देन क्रेडिट कंट्रोल की किस कस्टमर को कितनी लिमिट तक का क्रेडिट देना है। हो सकता है कि आपके पास रिकॉर्ड्स नहीं हो तो बट फैक्टर आपको बता देता है कि इस कस्टमर को जो है आप इतनी अमाउंट का क्रेडिट अलाउ कर चुके हैं और अभी तक इससे इतनी पेमेंट आई है, इतना बैलेंस रहता है, तो आप इसको कितना क्रेडिट फाइनली और आगे जो है वो क्रेडिट सेल कर सकते हैं। तो वो कंप्लीट एक क्रेडिट कंट्रोल फैसिलिटी जो है वो फैक्टर अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम बैड डेट्स, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम बैड डेट्स इसके लिए जो है हमारे पास दो तरह की वो फैक्टरिंग होती है, एक रिकोर्स फैक्टरिंग और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। तो जो नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग है उसमें क्या होता है कि जो बैड डेट्स का रिस्क है वो फैक्टर का हो जाता है। जो नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग होती है उसमें बैड डेट्स का रिस्क जो है वो फैक्टर का हो जाता है, तो हमारा जो है वो रिस्क खत्म हो जाता है, बैड डेट्स से हम बच जाते हैं कि इन केस की अगर बैड डेट्स होंगे तो वो उसका रिस्क जो है वो फैक्टर के पास रहता है। वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि कैसे जो है वो बैड डेट्स का रिस्क फैक्टर बियर करते हैं। देन प्रोविजन ऑफ फाइनेंस, सिंपल सा पॉइंट है, प्रोविजन ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का प्रोविजन रहता है कि हमें ये नहीं है कि हमने जो है क्रेडिट में सामान बेच दिया तो उसकी फंडिंग फाइनेंसिंग कैसे होनी है, कहाँ से होनी है। तो एक प्रोविजन फाइनेंस का बना रहता है फैक्टर के थ्रू। एंड रेंडरिंग ऑफ एडवाइजरी सर्विसेज, जैसे मैंने बताया कि ये हमें एडवाइस भी कर देता है कि एडवाइजरिंग का मतलब कि बेसिकली क्या है कि हमें पता हो कि कौन से कस्टमर को दिया जाए, कितना टाइम का क्रेडिट दिया जाए, कितनी अमाउंट का क्रेडिट दिया जाए। तो जो फैक्टर्स हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास जो है वो प्रोफेशनल्स होते हैं, तो वो प्रोफेशनल्स जो है आपके कस्टमर्स को या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को दोनों को एनालाइज करके जो है आपको एडवाइजरी सर्विसेज दे सकते हैं। कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को लेनी है तो ऑर्गेनाइजेशन को कि आप जो है वो कितना क्रेडिट पे सेल्स कर सकते हैं, किन किन मार्केट्स में जो है आप नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, या पर्टिकुलर कस्टमर को आप कितना क्रेडिट में सामान देंगे, कितनी उसकी जो है वो क्रेडिट पीरियड उसको अलाउ करेंगे। वो सब चीज़ें जो है एडवाइजरी के फॉर्म में जो है फैक्टर्स अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं।
देन बात आती है लास्ट जो इसमें पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग की। जो फैक्टर्स हैं वो किस किस तरह की फैक्टरिंग सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें पहला है रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या होता है कि जो रिस्क ऑफ बैड डेट्स है दैट इज टू बी बोर्न बाय सेलिंग फर्म। कि रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या है कि जो बैड डेट्स का रिस्क है वो सेलिंग फर्म का ही रहता है, यानी कि अगर जो है वो एट द ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी क्लाइंट वो कस्टमर ने अगर पेमेंट नहीं की है तो बैंक जो है या जो फैक्टर है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सेलिंग फर्म से उसकी रिकवरी कर लेता है। एंड नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या होता है कि अगर जो है वो ऑन द ड्यू डेट कस्टमर पेमेंट नहीं करता है फैक्टर को, तो जो है डेटर्स बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसका रिस्क जो है दैट इज टू बी बोर्न बाय फैक्टर, दैट इज नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। कि नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में जो है बैड डेट्स का रिस्क फैक्टर बियर करता है। तो फैक्टर बियर करेगा तो उसमें क्या है कि एडिशनल कमीशन उस केस में वो चार्ज करते हैं। अगर जो है बैड डेट्स का रिस्क जो है फैक्टर ने बियर करना होता है तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज करते हैं, और उस कमीशन को हम डेल क्रेडर कमीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल क्रेडर कमीशन। की उस केस में क्या होगा कि बैड डेट्स का रिस्क जो है वो फैक्टर बियर करेगा। एंड सेकेंड टाइप इज एडवांस एंड मैच्योर फैक्टरिंग। एडवांस फैक्टरिंग का मतलब कि जैसे ही जो है सेलर ने बिल भेजा फैक्टर के पास, तो फैक्टर जो है उसमें से कुछ एडवांस पेमेंट 50% 60% जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट में डिसाइड हुई है उसके अकॉर्डिंगली एडवांस पेमेंट्स कर देते हैं, और बाकी का जो बैलेंस रहेगा वो ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी वो बैलेंस अमाउंट एट द डेट ऑफ मेच्योरिटी उनको पे कर दी जाती है। और मैच्योरिंग फैक्टरिंग का में क्या होता है कि उसमें कोई एडवांस पेमेंट नहीं की जाती, और जो पूरी पेमेंट है वो फाइनल डेट पर फैक्टर जो है सेलिंग फर्म को करते हैं, वो मैच्योर फैक्टरिंग होगी। देन कन्वेंशनल और फुल फैक्टरिंग। कन्वेंशनल फैक्टरिंग की जिसमें जो है कह लो कि पूरी कंप्लीट सर्विसेज नहीं आती हैं, और फुल फैक्टरिंग में स्टार्टिंग टू एंड की कंप्लीट सर्विसेज जो है फैक्टर अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि क्या क्या काम करता है फैक्टर, तो उसमें बिल डिस्काउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेल्स, मेंटेनेंस, सेल रेजर, क्रेडिट कंट्रोल, ये सारी फैसिलिटीज जो है वो फुल फैक्टरिंग में प्रोवाइड की जाती हैं। बट कंडीशनल वाली में क्या है कि बेसिकली इनका एक जो सेटअप बना हुआ है वो बिल जाएगा और बिल के बदले में जो है उसको एक एडवांस अमाउंट मिल जाती है कन्वेंशनल फैक्टरिंग में, और फाइनल पेमेंट जो है उसको एट लास्ट मिलती है। एंड फोर्थ इज डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट फैक्टरिंग। डोमेस्टिक फैक्टरिंग की जिसमें जो दोनों पार्टीज हैं वो विद इन अ कंट्री हैं, कि दोनों पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं, सेलिंग फर्म भी और फैक्टर भी और कस्टमर भी, तीनों लोग जो है वो उसी कंट्री से रिलेटेड हैं, तो वो डोमेस्टिक फैक्टरिंग होगी। एक्सपोर्ट फैक्टरिंग में क्या है कि वो जो है क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग भी इसको हम बोल देते हैं। तो क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग में क्या है कि एक इंपोर्टर हो गया, एक्सपोर्टर हो गया और फैक्टर हो गया। फैक्टर भी इसमें दो आ जाते हैं, एक एक्सपोर्टर का फैक्टर और दूसरा जो है वो इंपोर्टर का फैक्टर। तो इसलिए जो है इसको टू फैक्टर सिस्टम भी बोल दिया जाता है एक्सपोर्ट फैक्टरिंग, कि जिसमें जो है वो जो सेलिंग फर्म है उसका अपना एक फैक्टर है, उसका अपना एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसी तरह से जो इंपोर्टर है उसने भी जो है वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ अपनी सेटिंग की होती है, तो उसका एक इंपोर्ट फैक्टर हो जाता है। तो चार लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो डबल फैक्टरिंग हो जाती है, इंपोर्टर की भी एक्सपोर्टर की भी एक्सपोर्ट फैक्टरिंग के केस में, इसलिए उसको टू फैक्टर सिस्टम भी बोल देते हैं। और इसी में एक जुड़ी हुई टर्म होती है, कई बार आ जाती है फॉरफेटिंग, FORFAITING, फॉरफेटिंग। फॉरफेटिंग इज सिमिलर टू एक्सपोर्ट फैक्टरिंग, की एक्सपोर्ट फैक्टरिंग से ही रिलेटेड है एक फॉरफेटिंग की। उसमें बेसिकली क्या है कि एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स को फाइनेंस किया जाता है। जो एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स हैं, आपने जो है वो माल एक्सपोर्ट किया है तो उस एक्सपोर्ट्स को जो है फाइनेंस किया जाता है। और इन केस ऑफ फॉरफेटिंग क्या होता है कि सारा का सारा जो भी फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उसकी 100% पेमेंट जो है वो इन केस ऑफ फॉरफेटिंग जो है वो सेलर को या सेलिंग फर्म को, या कह लो कि जो एक्सपोर्टर है उसको जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट 100% पेमेंट जो है वो फैक्टर, एक्सपोर्ट फैक्टर जो है वो अपने एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स के लिए एक्सपोर्टिंग फर्म को जो है वो 100% पेमेंट कर देता है, इसलिए उसको फॉरफेटिंग कहा जाता है। बाकी जो फैक्टरिंग है उसमें जो है किसी में 70%, किसी में 80%, 90%, 85%, तो इस तरह से जो है वो कुछ अमाउंट डिडक्ट करके जो है वो फाइनेंसिंग की जाती है। बट इन केस ऑफ फॉरफेटिंग जो है एक्सपोर्ट फैक्टरिंग में का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है, उसमें जो है वो 100% फाइनेंसिंग जो है वो रिसीवेबल्स की जाती है। तो फैक्टरिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिसीवेबल्स को मैनेज करने के लिए,
कि जिसमें हम एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ सेटअप कर लेते हैं कि जिसमें जो है वो फैक्टर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे जो सेलिंग फर्म है, सेलिंग फर्म को क्रेडिट सेल्स के बदले में जो है वो एडवांस पेमेंट कर देता है और ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी उसकी फाइनल बैलेंस पेमेंट कर दी जाती है, जिससे हम जो है वो अपने रिसीवेबल्स को आसानी से मैनेज कर सकते हैं और हमारी जो मेन प्रॉब्लम्स हैं रिसीवेबल्स को फाइनेंस करने की और अपने जो रिसीवेबल्स हैं उनसे जो कलेक्शन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। तो वो फैसिलिटीज़ फैक्टर्स अपने क्लाइंट्स को यानी कि सेलिंग फर्म को प्रोवाइड करते हैं। ओके, थैंक यू।